हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 इवनिंग सेशन जो कि 11 अक्टूबर को पेपर हुआ था, 11 अक्टूबर 2022 को इसे आपके बीच डिस्कस करने वाला हूं। और इस पेपर का लेवल देखेंगे, क्या पेपर इजी था, टफ था या मॉडरेट था। और साथ ही साथ पेपर का कंप्लीट एनालिसिस यहां पे देने वाला हूं, क्योंकि एनालिसिस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल रहता है, कि आप जिससे आप आइडिया लगा पाओ कि अगले बार किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ से ये क्वेश्चन आए थे, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस है और 100 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, किस लेवल का था, किस तरीके से अटेम्प्ट इसको करना था, और क्या मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं पेपर के अंदर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मेरा चैनल बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बना है, तो यहाँ पे बायलिंगुअल में इस कोर्स को रखूँगा, बायलिंगुअल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो कमीशन है, इसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सा कमीशन बना, उसके बाद कौन सा। सबसे ऊपर दिया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सभी को पता है 1992 31 जनवरी 1992 के अंदर बना है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये 89th अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया है 2003 में। अमेंडमेंट भी कई बार पूछा जाता है, तो 89th अमेंडमेंट। और ये जो कमीशन है 2004 से फंक्शन में आया है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जो कमीशन बना है, ये बना है 2005 के अंदर, और 2007 से ये फंक्शन में आया है। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 के अंदर ये बना है, 1993 के अंदर, और 2006 में इसमें संशोधन हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका ए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एनएचआरसी, यानी डी, ए, डी। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ADBC। हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री गिवन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ह्यूमन हिस्ट्री को बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किया है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले किस एज की बात करते हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी होती है। प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद दास युग की ये बात करते हैं। दास युग के बाद फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी कन्वर्ट हो जाती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और कैपिटलिज्म को ख़त्म किया जाता है क्रांति के द्वारा, और स्थापित होती है आपकी कम्युनिस्ट सोसाइटी। दैट्स मीन करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी, ए, डी, ई, सी, BADEC, BADEC। क्वेश्चन नंबर 3, केनेथ वॉल्ट्ज वाज अ नियो रियलिस्ट। केनेथ वॉल्ट्ज कौन थे, एक नियो रियलिस्ट थे। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, और आई थिंक किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे एनालिसिस के द्वारा मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज हुए हैं। 30 से 35 क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर से आए हैं, जो कि 2000 से लेकर आपका
21 तक के जो पेपर है वहीं से 30 से 35 क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं, तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ट्रेस्ड टू, यानी जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो राइज है, उसका जो उदय है और उसका जो विकास है कहाँ से शुरू होता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन 1967, मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। और जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते तो तीनों बुक आपको एक साथ मिलेगी और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये फाउंडेशनल बुक या कॉन्फ्रेंसेस मानी जाती है। तो ये तीनों हैं मिन्नोब्रुक 2 को छोड़कर। अगर यहाँ पे मिन्नोब्रुक 1 होता तो वो भी इसमें आ जाना था, लेकिन मिन्नोब्रुक 2 नहीं है। दैट्स मीन ACD इज करेक्ट आंसर, ACD। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यह है आपका शेड्यूल से रिलेटेड। शेड्यूल यानी अनुसूची और उन अनुसूचियों के अंदर क्या अनुबंध किए गए हैं। सबसे पहले देखिए जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय प्रशासन पर नियंत्रण, ये आपकी 5वीं अनुसूची के अंदर दिया गया है। 5th शेड्यूल के अंदर जितने भी आपके 10 राज्य हैं, 10 राज्यों के अंदर जहाँ पे भी जनजातीय क्षेत्र है या जनजातीय प्रशासन है, 10 राज्यों के जनजातीय प्रशासन की बात की गई है अनुसूची 5 के अंदर। राजभाषाओं की सूची आपको मिलेगी 8वीं अनुसूची के अंदर। सूचियों, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये 7वीं आपकी जो अनुसूची है उसके अंदर है। और संघ और राज्य मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है वो 3री अनुसूची के अंदर है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया। तो जब हमने डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ा, इससे पहले वीडियो उसके ऊपर बनाई थी, पूरा का पूरा नोट्स भी इसके ऊपर बनाया है, उसके अंदर बताया था 9 पिलर के अंदर आता है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कनेक्टिंग ओनली मेट्रो सिटी। यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग ओनली मेट्रो सिटी नहीं है बल्कि पूरे इंडिया को कनेक्ट करने की बात की गई है, तो यहाँ पे ओनली शब्द लगा है जो कि गलत हो जाता है। तो ये तीनों तो है, दैट्स मीन ABC इज राइट। निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में शामिल किए गए हैं। तो ये हिंदी में आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं। सभी के लिए सूचना, शीघ्र फसल कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण। इंडिया अनाउंस्ड द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब अनाउंस की, और बहुत ही सिंपल ऑप्शन से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में लाई नरसिम्हा राव सरकार ने, और नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर आसियान समिट के अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया लुक ईस्ट पॉलिसी को। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस should the state perform in the view of individual writer। और इसको हिंदी में भी देख लीजिए। व्यक्तिवादी लेखकों के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्य राज्य को निष्पादित करने चाहिए। यानी जो इंडिविजुअलिस्ट थिंकर है उनके अनुसार राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए। आंतरिक कानून और व्यवस्था का अनुसरण, यानी पुलिस राज्य का काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करना, उस प्रकार के पारस्परिक समझौतों जो कि विधिक रूप से वैध है उन्हें लागू करना। जितने भी आपके इंडिविजुअलिस्ट थिंकर हुए, हर्बर्ट स्पेंसर हुए, जॉन लॉक हुए, उन्होंने यही बोला कि संपत्ति के मामले में राज्य हस्तक्षेप ना करे। मिनिमम जो स्टेट होता है वो बेस्ट स्टेट होता है।
लेकिन ये जो काम है, ये 3 प्रकार के काम, ये पुलिस स्टेट के काम करने चाहिए किसी राज्य को व्यक्तिवादियों के अनुसार। दैट्स मीन A, C, D इज करेक्ट। विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू बर्नी, बर्नी के साथ कौन सा काम यहाँ पे संबंधित नहीं है, यानी बर्नी की कौन सी बुक नहीं है। फतवा जहांदरी बर्नी ने लिखी है, तारीख फिरोज शाही भी लिखी है और जवाबी भी लिखी है, लेकिन अकबरनामा ये बर्नी की बुक नहीं है, अबुल फजल की बुक है। ये बुक लिखी है अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हीगल, वॉर इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज एन इविल बट अ वर्च्यू। हीगल के अनुसार युद्ध को एक इविल यानी बुराई नहीं बल्कि एक सद्गुण के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही बात। वॉर इफेक्टिवली डिस्प्लेज द आयरनी ऑफ द डिवाइन आइडिया। वॉर डिस्ट्रॉय द सेल्फिश egoism of the individual. The state of war show the omnipotence of the state in its individuality. Humanity never need war and the gun is the chance of intervention. बहुत ही सिंपल है, जब आप इसको पढ़ोगे हिंदी में भी आप इसको देख लीजिए, पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा कि जो 4 स्टेटमेंट है वो एक तरफ जा रही है और लास्ट वाली स्टेटमेंट कुछ और ही बोल रही है। ऊपर बोला गया कि युद्ध एक जरूरी चीज़ है जो कि सद्गुण को प्रोत्साहित करती है। युद्ध दैवीय विचार की विडंबना को प्रभावकारी तरीके से प्रदर्शित करती है, यानी जहाँ पे भगवान की इच्छा नहीं मानी जा रही है, जहाँ पे लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, वहाँ पे युद्ध जरूरी हो जाता है। युद्ध किसी व्यक्ति के स्वार्थी अहमवाद को नष्ट करता है। जैसे कोई एक राजा है, वो स्वार्थी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो उस राजा को पराजित करना युद्ध के द्वारा जरूरी हो जाता है हीगल के अनुसार। तो ये अहमवाद को खत्म करता है। युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी व्यक्तिकता के साथ साथ सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाता है, यानी युद्ध के द्वारा किसी राजा किसी राज्य की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है और उसकी शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन लास्ट में ये बोला गया है कि मानवता हेतु युद्ध कभी भी आवश्यक नहीं होता और बंदूक का आविष्कार एक संयोग से हुआ है। तो ऐसी बात हीगल ने नहीं की है। दैट्स मीन DCBA इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया? 2015। बहुत ही डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था। किसने कहा कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इससे संविधान के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह राजेंद्र प्रसाद की कोटेशन है। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार आपने लगाना है। सबसे पहले यहां पे देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन का युद्ध कब हुआ? ये हुआ है आपका 2022, फरवरी 2022 से ये कंटिन्यू चल रहा है। जॉर्जिया के ऊपर रूस ने आक्रमण कब किया था? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और रिपीट हुआ है, 2008। यूरोमेडिन रेवोल्यूशन ये 2014 के अंदर हुआ और ऑरेंज रेवोल्यूशन ये भी आपका यूक्रेन से रिलेटेड है और ऑरेंज रेवोल्यूशन आपका 2004-2005 के अंदर ये हुआ है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब इसको आप लगाएंगे तो ये बनता है आपका DBCA। DBCA इज करेक्ट आंसर। आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया? यानी रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, ये दिया है सुदीप्ता कविराज ने। और यहाँ पे मैच करने के लिए क्वेश्चन आया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको एक भी इसमें पता है इंडिया के बारे में, या अगर आपको सिटीजन चार्टर आपने पढ़ा है और डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको याद होगा कि इंडिया का जो सिटीजन चार्टर एक्ट है वो 1997 में आया है।
बी का 3 केवल एक में ही है, तो एक से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको दूसरे भी पता नहीं है तो एक से ही आप एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट देखिए, कनाडा का सिटीजन चार्टर 1995 में बना, मलेशिया का 1993 और फ्रांस का 1992 के अंदर। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। लोहिया के ओपिनियन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहिया की उक्ति या विचार क्या है। स्वतंत्रता और रोटी अपार्थक्य है, यानी लिबर्टी और जो ब्रेड होता है, रोटी होती है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका पेट नहीं भरा है तब तक आप स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोच सकते। बिल्कुल उन्हीं का विचार है। मानव समाज से विषमता उन्मूलन सप्त क्रांति में से एक था, यानी ह्यूमन जो सोसाइटी है उसमें से जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना जो सप्त क्रांति थी उसका एक लक्ष्य था। यदि समाजवाद की व्याख्या 2 शब्दों में करनी हो तो शब्द समानता और समृद्धि इनके द्वारा की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी की भी बात की थी और उन्होंने समृद्धि प्रॉस्पेरिटी की भी बात की थी। आधुनिक युग में समानता की इच्छा सदृश होने की इच्छा का रूप ले ली है, ना कि समानता का। तो ये चारों की चारों जो यहाँ पे उक्तियाँ हैं, कथन है, ये लोहिया के हैं। इंडिया इज एन सिग्नेटरी ऑफ, इंडिया ने किन संधियों के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, तो सेपा के ऊपर किए हैं। सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और कई देशों के साथ ये साइन किए हैं। सिंगापुर, जापान, आपका श्रीलंका, मलेशिया, कई देशों के साथ ये सेपा जो है साइन किया है। ना तो सीटीबीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया इंडिया ने, ना ही एनपीटी के ऊपर। साल्ट जो है ये स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी है जो कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच हुई थी। इसमें इंडिया का कोई भी रोल नहीं था। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। मैकोंग गंगा सहयोग किसने आरंभ किया? बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। जिसने भी मैकोंग गंगा जो परियोजना है उसके बारे में अगर पढ़ा है, कॉपरेशन के बारे में पढ़ा है, तो उनको पता है कि ये 2000 के अंदर बना है। ठीक है, एमजीसी जो एक संगठन है ये 2000 के अंदर बना है, और 2000 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो डायरेक्टली आप इसका अंदाजा लगा सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय मैकियावेली? मैकियावेली ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? आर्ट ऑफ वॉर डेफिनेटली लिखी है, द डिस्कोर्स ऑफ लिवी भी लिखी है, द प्रिंस भी लिखी है, लेकिन डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी ये बुक है जे रूसो की, जे रूसो की। तो ये बुक नहीं लिखी है। दैट्स मीन 3 इसका करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म? और ये बुक 3 या 4 बार रिपीट हो चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। हेंस जे कोहन की बुक है द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय चेस्टर आई बर्नार्ड? चेस्टर आई बर्नार्ड ने कौन से विचार दिए हैं? एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ जॉन ऑफ इंडिफरेंस, बिल्कुल जॉन ऑफ इंडिफरेंस का सिद्धांत बर्नार्ड ने दिया है। कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम भी जॉन ऑफ इंडिफरेंस के थ्रू इन्होंने दिया है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी है जिसके अंदर इन्होंने एग्जीक्यूटिव के फंक्शन के बारे में बात की है। बाउंडेड रैशनैलिटी जो सिद्धांत है, तार्किक चयन सिद्धांत, ये हर्बर्ट साइमन का है, ना कि बर्नार्ड का। दैट्स मीन ABC इज करेक्ट, ABC इज करेक्ट। ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्ट चेंज, हु propounded दिस थ्योरी? और ये भी दूसरी या तीसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, ये किसने कहा? यानी नौकरशाह परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं, ये कहा है रॉबर्ट के मर्टन ने, RK मर्टन 1957 के अंदर। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
इसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। लाहौर डिक्लेरेशन जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी 1999 के अंदर, जब इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश की थी। और बस कूटनीति के बारे में आपने सुना होगा, तो इसी का एक पार्ट था। उसके बाद होता है आपका आगरा समिट। आगरा समिट आपका होता है 2001 के अंदर, और ये इंसर्जेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर जो घुसपैठिए घुस रहे थे उससे रिलेटेड ये हुआ था। ये आपका 1999। 2001 शिमला एकॉर्ड, शिमला समझौता सभी को पता है 1971 में हुआ है, और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर हुई है। तो सारे क्वेश्चन इजी थे, दैट्स मीन इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है DCAB। यहाँ पे आपको बुक दी है और थिंकर दिए हैं, तो इसको आपने मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए एलिमिनेशन जो मेथड है उसको भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप जो आपको आता है उसको आपने यहाँ पे मैच कर लेना है। केनेथ वॉल्ट्ज, जोसेफ नाई, हेनरी किसिंजर, इन चिंतकों को आप देख लीजिए, फिर उनके साथ बुक्स को मैच करने की कोशिश कीजिए। इनमें से अगर एक भी आपको पता लग गया तो आप इसका आंसर पता लगा सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, ये बुक हेनरी किसिंजर की है। तो इसको जब आप मैच करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका ए का 3, क्योंकि हेनरी किसिंजर एक कूटनीतिज्ञ थे। अगर आपको बुक का भी पता नहीं है तो आपको ये तो पता होगा कि ये एक डिप्लोमेट थे अमेरिका के, और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, तो ए का 3, मतलब एक से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। केनेथ वॉल्ट्ज, ये बुक भी यहाँ पे रिपीट हुई है, मैन द स्टेट एंड वॉर। अमिताभ आचार्य, इनकी बुक है मल्टीप्लेक्स ऑर्डर, और जोसेफ नाई द फ्यूचर ऑफ पावर, ये भी बुक रिपीट हुई है। 3 इसका करेक्ट आंसर था। वेरियर एल्विन संबंधित है ट्राइबल स्टडी के साथ, जनजातीय अध्ययन। फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ 1968। लोकपाल जो विधेयक है 1968 में ये लाया गया था। लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया था, लेकिन लोकायुक्त पास हो गया था। और 1971 के बाद आप देखते हैं मिस्टर बम, इस तरीके से मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि सबसे पहले महाराष्ट्र ने लागू किया था लोकायुक्त, उसके बाद आपका राजस्थान, फिर आपका बिहार, फिर इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। लेकिन लोकपाल विधेयक पास नहीं हो पाया था। लोकपाल विधेयक 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और उसे लागू किया गया। इनमें से कौन सा एक विकास प्रशासन का प्रमाणिकता चिन्ह हॉलमार्क नहीं है? विकास प्रशासन को गोल ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड एडवर्ड वीडनर ने कहा है। इसके साथ साथ ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, लेकिन स्टेटस क्यू ओरिएंटेड ये नहीं है। स्टेटस क्यू का मतलब होता है यथास्थिति बनाए रखना, जैसा है वैसा ही रहने दो, तो ये कभी भी विकास प्रशासन नहीं कहता है। जबकि चेंज भी चाहता है, गोल ओरिएंटेड भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल जो एक संस्था है, इसका जो सेक्रेटरीट है ये है ढाका के अंदर, ढाका बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे भी बुक आई है और बुक यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक भी अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप आर म्योर, रेमजे म्योर की किताब यहाँ पे आई है, नेशनलिज्म एंड लिबर्टी, और ये किताब भी रिपीट हुई है प्रीवियस ईयर से। तो सी का 4 केवल और केवल इसमें है यहाँ पे, तो इसका आंसर 4 ही होगा। ए का 2 है, कैडोरी इली नेशनलिज्म बुक लिखी है हैंस जे कोहन ने।
नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, और वाइट से शाफन ने नेशनलिज्म, मिथ एंड रियलिटी। और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी है, जब मैं वन लाइनर का आपके बीच एक एनालिसिस लाऊंगा कि कितने क्वेश्चन आए थे वहाँ से, तो आप वहाँ पे पाओगे कि 60 से 65 के बीच क्वेश्चन केवल और केवल मेरे 5000 वन लाइनर से आए थे। और जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, वो यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि उनको कितने क्वेश्चन यहाँ पे मिले जो आपके डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं। किस भारतीय राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का प्रयोग किया गया? नागालैंड के चुनाव के अंदर। और ये क्वेश्चन यहां पे देखिए कितना सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इगैलिटेरियनिज्म यानी इगैलिटेरियन समतावादी चिंतक है रॉबर्ट नोजिक। लिबर्टेरियन यानी स्वच्छंदतावादी या नियो रियलिस्ट चिंतक है रॉबर्ट नोजिक। पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात की है जे रूसो ने, सामान्य इच्छा। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है कार्ल मैनहाइम ने। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे सारे के सारे ये ऑप्शन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑरविंदो? ऑरविंदो के अनुसार इनमें से कौन से जो कथन है वो सही है? वे राष्ट्र राज्य सिद्धांत को व्याख्यात करते हैं, बिल्कुल गलत है। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, और ये 1950 के बाद बेसिकली स्टडी का एक विषय बना। तो राष्ट्र राज्य की तो बात इन्होंने नहीं की है, इन्होंने राज्य सिद्धांत की ज़रूर बात की है, लेकिन इन्होंने राष्ट्र राज्य की बात, नेशन स्टेट की बात नहीं की है। तो पहला तो नहीं हो सकता। वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को व्याख्यात करते हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने भारत को माँ माना, और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक आध्यात्म यानी स्पिरिट के साथ जोड़ा। वे राष्ट्रवाद को धार्मिक आकांक्षाओं एवं नैतिक अभिवृत्ति के रूप में मानते थे, बिल्कुल सही बात है। वे राष्ट्र को मात्र भौगोलिक सत्ता मानते हैं, बिल्कुल गलत। वो राष्ट्र को भौगोलिक के साथ साथ मानसिक या आप कह सकते हैं नैतिक सत्ता भी मानते हैं। उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा नहीं की है, तो गलत है। दैट्स मीन बी एंड सी, ओनली बी एंड सी इज करेक्ट। उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद परंपरावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत। उत्तर आधुनिकतावाद परंपरावाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि आधुनिकतावाद के खिलाफ एक परंपरा है। आई थिंक इसको आप समझ गए होंगे। उत्तर आधुनिकतावाद परंपरावाद के खिलाफ नहीं, बल्कि आधुनिकतावाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के स्वरूप आया। तो पहला तो सही नहीं हो सकता। दूसरा, उत्तर आधुनिकतावाद बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करता है, बिल्कुल स्वीकृति प्रदान करता है। यानी उत्तर आधुनिकतावाद ने कहा कि एक ही जो आपका चीज़ है उसको सोचने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बहुलवाद को इन्होंने प्राथमिकता दी। उत्तर आधुनिकतावाद अधिव्याख्यानों की आलोचना करते हैं, जो मेटा नैरेटिव होते हैं उसकी भी आलोचना करते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर आधुनिकतावाद स्थानीय आख्यानों की आलोचना करती है, तो ऐसा नहीं है। तो बी एंड सी, ओनली बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच्ड? इनमें से कौन सा सही तरीके से मिलाया गया है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एसपी हंटिंगटन ने लिखी है। द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी है, तो ये दोनों ठीक है। दैट्स मीन ए एंड सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सॉरी, ये हिंदी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही तरीके से मिलाया गया है वो आपको बताना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हुई थी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पे, ये 1966 में हुई। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है।
इसका जो सही आंसर होना चाहिए था 2008, दैट्स मीन ये गलत है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, बिल्कुल सही, 1989 में ये हुआ है। दैट्स मीन 2 ही आपको यहाँ पे सही बताने हैं, तो एक तो ये हो गया, एक ये। ए एंड सी इज करेक्ट, ए एंड सी। निम्नलिखित में से, सॉरी हिंदी में है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा? ये गढ़ा है फ्रैंकोइस डी इवॉन ने, फ्रैंकोइस डी इवॉन। असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। पहला यहाँ पे देखिए आप, एकात्म मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का सिद्धांत दिया है। दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को अस्वीकृत किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदय विहीन यंत्र भाग के रूप में कुचल दिया गया है। अब देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। अगर एकात्म मानववाद की व्याख्या यहाँ पे की होती कि एकात्म मानववाद क्या था, तो आप कह सकते थे कि ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। नीचे ऊपर एकात्म मानववाद की बात की गई है और नीचे साम्यवाद की बात की गई है। दैट्स मीन दोनों सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। बुक्स है, उसको राइटर के साथ आपने मैच करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे हिंदुत्व डायरेक्ट बुक आई है VD सावरकर की। एप्लीकेशन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये बुक लिखी है जयप्रकाश नारायण ने। एप्लीकेशन नहीं है, अपली फॉर, ठीक है, अपली फॉर। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म बुक लिखी है राम मनोहर लोहिया ने। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, BR अम्बेडकर ने। 4 इसका करेक्ट आंसर है। विच वन आर ट्रू अबाउट द पैसिव रेजिस्टेंस, यानी निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में क्या सही है वो आपको बताना है। निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत है अरविंदो घोष ने दिया है, तो इसको यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए। निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का समानार्थी है। यहाँ पे कहा गया है निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का समानार्थी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो प्रतिरोध की बात करता है, जबकि सत्याग्रह सत्य के ऊपर अड़े रहने के ऊपर अपना विश्वास रखता है, तो इसका ये समानार्थी नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध शारीरिक शक्ति से भयभीत नहीं होता, जबकि सत्याग्रह शारीरिक भय से भयभीत होता है। बिल्कुल गलत। सत्याग्रह में शारीरिक दंड आपको दिया जाता है, आप भूख हड़ताल करते हैं तो आप दंड से नहीं डरते हैं, तो ये भी गलत है। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। बिल्कुल सही बात है। निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो नकारात्मक है, क्योंकि ये आप जो ऑर्डर आपको दिए जा रहे हैं उसको आप नकारते हैं, ठीक है, आप किसी की अवहेलना करते हैं। जबकि सत्याग्रह सकारात्मक है, क्योंकि अपने साथ ही आप अपने मन को शुद्ध करने के लिए सत्य का आग्रह आप करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है। सत्याग्रह का आशय कभी भी विरोधी को आतंकित करना नहीं है। गांधी जी की ये डेफिनेशन है। दैट्स मीन C and D इज करेक्ट। इसका आंसर है 3। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। दिस वाज शेयर्ड बाय, यानी नेतृत्व अन्योन्य उद्देश्यों हेतु स्वेच्छा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। ये जो कथन है ये है G.R. टेरी का। और जब आप लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं M. लक्ष्मीकांत में, अतुल कोहली की जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें पहले ही पेज के ऊपर ये आपको डेफिनेशन मिलेगी। अतुल एंड माहेश्वरी की, सॉरी,
इन विच ईयर डिड पंडिता रमाबाई ओपन हर शारदा सदन। और ये देखिए यहाँ पे कितना इजी है, ऑप्शन इतने दूर दूर दिए हैं। एक 1857 है, दूसरा 1898 है, एक तो 1798 दे दिया। इसका करेक्ट आंसर है 1889। यहाँ पे स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल जो बनाए गए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी, यानी राजनीति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो अलग करने की बात की गई थी कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आती है आपकी पहले ही स्टेज के अंदर 1887 से 1926। दूसरी जो स्टेज है वो है आपकी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें प्रिंसिपल बनाने की बात की गई, ये चलती है 1927 से 1937। और नेक्स्ट है आपका एरा ऑफ चैलेंजेस, जब चैलेंज मिलने लगे 1938 से 1947, और क्राइसिस का जो एरा है 1948 से 1970। और 2 क्वेश्चन यहीं से रिपीट हुए हैं इसी तरीके के, बहुत ही सिंपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज पॉलिटिकल थिंकर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। और इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं होगा। सबसे पहले डेफिनेटली कौन आना था, सबसे पहले आने थे आपके एरिस्टोटल, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले डी आना था। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दूसरों का अगर पता भी नहीं था लेकिन पता सभी को है। नेक्स्ट आते हैं आपके मैकियावेली, मैकियावेली के बाद आते हैं हॉब्स, हॉब के बाद लॉक, और उसके बाद आपके रूसो। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय B.R. अम्बेडकर इन एक्सेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में आपने लगानी है कि पहले कौन सी लिखी, दूसरी कौन सी लिखी, तीसरी कौन सी। सबसे पहले बुक इनकी आती है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और ये क्वेश्चन देखिए इससे पहले भी आया था, ठीक है, जो मैच करने के लिए आया था। यहीं पे देखिए आंसर आपको मिल गया इसका, द एनालिसिस। उसके बाद इन्होंने बुक लिखी है आपकी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। उसके बाद इन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखी। उसके बाद इनकी जो बुक आती है वो आती है थॉट ऑन पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। हेजेमनी इज सिस्टम रेगुलेटेड बाय अ डोमिनेंट पावर। हेजेमनी एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसे सत्ता द्वारा विनियमित या कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हेजेमनी किसी सत्ता के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर थोपी जाती है, बिल्कुल सही बात है। यथार्थवादी सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से लेकर प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करना है। तो ऊपर भी प्रभुत्व की बात हुई है, प्राधान्य की बात हुई है, और नीचे भी प्रभुत्व की बात हुई है। दैट्स मीन ए और आर दोनों सही है, और आर इसकी सही व्याख्या है। द बुक 6 ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज रिटन बाय वी.डी. सावरकर। और ये 1857 की जो क्रांति है उसके ऊपर भी विचार दिए हैं। उसको आगे इन्होंने रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 बुक के अंदर इस बुक को इन्होंने आगे बढ़ाया है, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। Which of the following function have been laid down in the 12th schedule of the Constitution of India for municipalities? यानी जो हमारी MC है, MC की कौन कौन से काम बताए गए हैं वो आपको बताने हैं। शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरों के लिए MC बनती है तो वहाँ पे गरीबी उन्मूलन का काम दिया गया है। टोटल काम आपको पता होने चाहिए कि कितने काम दिए गए हैं, ठीक है। शहरी गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। आर्थिक और सामाजिक विकास की जो प्लानिंग होती है वो भी MC में की जाती है। सड़क और सेतु, सड़क का मतलब है सड़कें बनाना, बांध बनाना,
ऐसा काम भी किया जाता है। बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई है, मुंबई में बाढ़ का पानी घुस जाएगा, उसको रोकने के लिए सेतु बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है। तो एमसी काम करती है लोक सुरक्षा सेवाएं, यानी पुलिस प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये एमसी का काम नहीं होता है। ना ही एमसी के पास अपना कोई पुलिस फोर्स होता है, ये स्टेट और सेंटर का काम होता है। तो डी को छोड़कर तीनों काम है, दैट्स मीन ए बी सी इज करेक्ट आंसर। यहां पे भी असर्शन और रीजन दिया गया है। थॉमस जेफरसन वॉज डिटरमाइंड नॉट टू रिमूव पब्लिक ऑफिशियल फॉर पॉलिटिकल रीजन अलोन। थॉमस जेफरसन ने कहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको केवल राजनीतिक कारणों से पदच्युत नहीं किया जाना चाहिए। दुराचरण ही सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत करने का एक न्याय संगत आधार है। तो यहां पे देखिए ऊपर क्या बात की गई है, ऊपर बात की गई है कि केवल और केवल राजनीतिक कारणों से कर्मचारियों को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन नीचे राजनीतिक कारणों की बात नहीं हुई है, नीचे यहां पे बात हुई है दुराचरण की। ठीक है, दुराचरण मतलब कि गुड कंडक्ट अगर नहीं होता है, तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या राजनीतिक कारण की यहां पे नहीं की गई है। दैट्स मीन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? पॉजिटिव लिबर्टी से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल है, राज्य के पास लोगों के जीवन को अधिक समृद्ध पूर्ण बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार, यानी राज्य इंटरफेयर कर सकती है किसी की भी लिबर्टी के अंदर। अगर वो दूसरों की लिबर्टी में हस्तक्षेप करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, यानी सभी लोगों की समृद्धि के लिए जो स्वतंत्रता दी जाती है वो है पॉजिटिव लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इनमें से कौन से सही है? हन्ना आरेंट, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, बिल्कुल गलत। इन्होंने ह्यूमन कंडीशन बुक लिखी है हन्ना आरेंट ने। जैक्स डेरिडा, द पोस्ट कार्ड बुक इन्होंने लिखी है। फ्रेंच फैनन ने बुक लिखी है द रेस्ट ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है। एंटोनियो ग्राम्शी, ह्यूमन कंडीशन, बिल्कुल गलत। एंटोनियो ग्राम्शी नहीं, ये हन्ना आरेंट की बुक है। तो ये इन्होंने इंटरचेंज यहाँ पे कर लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी एंड सी। Local bodies, ombudsman may be established to hear complaints of corruption against local bodies. This was the view of, यानी स्थानीय निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार शिकायतों को सुनने के लिए ओम्बुड्समैन स्थापित किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, अगर आपको पता है कि ओम्बुड्समैन यानी लोकायुक्त और लोकपाल का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन में कौन कौन से कंपल्सरी प्रोविजन किए गए हैं जो करना ही पड़ेगा? 5 वर्ष में चुनाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जरूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कोई भी स्टेट चाहे तो वो कर सकता है। महिलाओं हेतु आरक्षण भी क्या है? आपका कंपल्सरी प्रोविज़न है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है ये तो है ही है। नगर पंचायत तो ज़रूरी है बनाना, क्योंकि 73वां भी पूछा है और 74वां भी पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी 73वें और 74वें दोनों में नहीं है। ठीक है, ये नगर पंचायत केवल 74वें में है, 73वें में नहीं है। तो कंपल्सरी दोनों का है, पंचवर्षीय चुनाव और महिलाओं के लिए आरक्षण। ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया है? तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले आ जाता है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत कहाँ पे चलाया गया है? यमन। वंदे भारत मिशन,
वंदे भारत मिशन क्या है? एक ऐसा मिशन है जो कोविड-19 के दौरान चलाया गया था और डिफरेंट कंट्रीज से भारत के लिए लोगों को लाया गया था। ऑपरेशन मैत्री, ये डेफिनेटली हमने नेपाल के साथ चलाया है। ऑपरेशन सुकून, ये हमने कई देशों के साथ चलाया है, इराक के साथ नहीं, इसमें श्रीलंका भी है, इसमें कई और देश भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है, ये बन रहा है ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लॉक पॉलिटिकल फिलॉसफी? जॉन लॉक के पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में कौन सा गलत है? प्रकृति की अवस्था शांति और पारस्परिक सहयोग की अवस्था थी, बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार समाज से पूर्व विद्यमान था, इसीलिए इसे प्राकृतिक अधिकार कहा गया है, बिल्कुल सही है। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट श्रृंखला का प्रथम निबंध रॉबर्ट फिल्मर के पैट्रियार्का का खंडन करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन राज्य का अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है, ऐसी बात हॉब्स करते हैं, ना कि जॉन लॉक। तो ये हॉब्स का है, ना कि लॉक का, तो डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, दोनों को आपने बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इकोलॉजी शब्द ओइकोस से व्युत्पन्न हुआ है, यानी ओइकोस से इकोलॉजी निकला है, बिल्कुल सही है। और जब हमने इकोफेमिनिज्म पढ़ा था या इकोलॉजिज्म पढ़ा था, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। नॉर्वे के दर्शन शास्त्री एनएनएस ने पारिस्थितिकवाद को सतही और गहन पारिस्थितिक शब्दों में विभाजित किया है, यानी आपकी डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी की बात करते हैं एनएनएस, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। और ये हमने सारे डिस्कस किए हैं नोट्स के अंदर, और जितना भी मेरा कोर्स बना है उसके अंदर ये सब डिस्कस हो चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नक्सलबाड़ी आंदोलन 1967 के अंदर हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर। चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर। और खिलाफत 1919 के अंदर। इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो CBDA करेक्ट आंसर बनता है। यहाँ पे कुछ प्लान दिए हैं और किस लिए वो लाए गए थे उसके बारे में बात की गई है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सन 2000 में दिए गए थे और 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया था। इसका जो टारगेट था पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करना। मार्शल प्लान जो कि 1945 के बाद लाया गया यूरोप के अंदर, यूरोपियन रिकवरी के लिए, जो युद्ध से नुकसान हुए थे उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। G77 बना है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए, और गैट बना है आपका, जो गैट है, गैट बाद में कन्वर्ट हुआ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, तो आपको बताना है जो सही तरीके से मैच किए गए हैं वो कौन से हैं। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी की शुरुआत भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने की है। प्रोजेक्ट मौसम राजीव गांधी नहीं। लुकिस पॉलिसी नरसिम्हा राव ने लाई है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिस पॉलिसी मनमोहन सिंह, बिल्कुल गलत, ये नरेंद्र मोदी ने लाई है। तो सही है केवल A एंड C। यहाँ पे आपको ऑथर और बुक्स को मैच करना है, और एक से भी आप इसका आइडिया लगा सकते थे। जैसे रुडोल्फ ने बुक लिखी है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। फ्रांसिस फ्रैंकल की बुक है डोमिनेंस एंड स्टेट इन मॉडर्न इंडिया। आशुतोष वानी ने बुक लिखी है बैटल हाफ वॉन, और सुदीप्ता कविराज की बुक है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक द राइट्स ऑफ मैन। द राइट्स ऑफ बुक लिखी है
थॉमस पेन ने। और थॉमस पेन ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है इसमें, जिस तरीके से जॉन लॉक ने की थी। जॉन लॉक की बात को थॉमस पेन ने आगे बढ़ाया है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पंचायती राज। और इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। सबसे पहले बनी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977-78 के अंदर ये बनी। उसके बाद आपकी बनती है GV राव कमेटी 1985 में, और सबसे लास्ट में बनती है LM सिंघवी 1986 के अंदर। तो करेक्ट आंसर 3 है। भारत में पंचायती राज, हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है। इंग्लिश में देख लेते हैं, इजी रहेगा। पावर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वेश्चन एंड हैज़ अ फिजिकल इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। पावर जो होती है वो क्वेश्चन यानी लोगों के बीच सत्ता और फिजिकल इफेक्ट ये पैदा करती है, लोगों को ये कंट्रोल करती है। बिल्कुल सही बात है। पावर कुड एज वेल बी बेस्ड ऑन कंसेंट एंड येट बी मोर इफेक्टिव। तो ऐसा नहीं है। पावर जो है वो कंसेंट के ऊपर आधारित नहीं होती है। पावर का मतलब होता है दूसरों की कंसेंट को नियंत्रित करना। पावर का मतलब है दूसरों की जो कंसेंट होती है, दूसरों की जो सोचने की क्षमता होती है, उसको नियंत्रित करना। तो 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। तो 3 इसका सही होगा। 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंट्रोलर ऑडिट जनरल। यानी कैग के बारे में कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है। CAG सेवाओं हेतु वेतन और अन्य दशाएं संसदीय उपविधि के द्वारा अभी निर्धारित की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जो भी वेतन और भत्ते कैग को मिलते हैं वो संसद उसको डिसाइड करता है। CAG सेवानिवृत्ति के उपरांत आगे ना तो भारत सरकार के अधीन अथवा ना ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी शासकीय पद के ऊपर योग्य होगा। यानी किसी भी जॉब को नहीं कर सकता है रिटायरमेंट के बाद। CAG कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से भारित किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। CAG संघ के लेखा व्यय से संबंधित प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करेगी। बिल्कुल गलत बात है। CAG अपने जो प्रतिवेदन होते हैं वो प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करते हैं, ना कि संसद को। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। Which among the following languages are conferred with classical language status? इनमें से किसे क्लासिकल लैंग्वेज कहा गया है, शास्त्रीय जो भाषाएं हैं उसका दर्जा दिया गया है? संस्कृत, तमिल और कन्नड़ा। ये तीनों जो लैंग्वेज है ये क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में आती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 was set up ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमेटी। संथानम कमेटी जो कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनी थी, इसने CVC 1964 की सिफारिश की थी। हाउ मेनी न्यू लैंग्वेजेस वर एडिड बाय द 92nd अमेंडमेंट 2003। 2003 के अंदर जो ये अमेंडमेंट हुई 92nd अमेंडमेंट, इसमें 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया। कौन कौन सी है? आपकी डोगरी, मैथिली, आपकी आ जाएगी बोडो और संथाली। ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई है 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अधिकारों के किस सिद्धांत में दावा किया गया है कि अधिकार अविभोज्य होते हैं, इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अंतर्भूत होते हैं और इनकी पूर्ववर्तीता समाज और राज्य से पहले है। तो ये आपके प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत होता है, इसमें कहा गया है कि जो राइट्स होते हैं वो अविभोज्य होते हैं, इनएविलेबल होते हैं और इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता व्यक्ति से, क्योंकि जन्म के साथ उसे ये मिलते हैं।
The concept of political culture involves three components of individual orientation: cognitive orientation, effective orientation and evaluative। ये किसने ये ओरिएंटेशन पॉलिटिकल कल्चर की दी है? ये दी है आमंड एंड पॉवेल ने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और पहले बहुत बार ये रिपीट हुआ है और टफ तरीके से रिपीट हुआ था, यहाँ डायरेक्टली ये पूछ लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर करेक्ट विद रिगार्ड लिबरल डेमोक्रेसी? लिबरल डेमोक्रेसी यानी उदारवादी जो आपकी डेमोक्रेसी होती है उससे कौन सा ये संबंधित है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है लोगों के सहमति से बनती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इसमें होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इसमें होती है यानी संवैधानिक सरकार होती है, लेकिन सूटेबल फॉर सोशलिज्म ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी लिबरल डेमोक्रेसी अमेरिका के अंदर भी है तो वहाँ पे सोशलिज्म तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका सी नहीं हो सकता है। दैट्स मीन ए बी डी इज करेक्ट, सी नहीं है। एपोलॉजी इज डायलॉग written by Plato. Which among the following are the character of this dialogue? एपोलॉजी एक ऐसी किताब है जो प्लेटो ने सुकरात के समर्थन में लिखी है कि सुकरात को किस तरीके से गलत तरीके से उसे जहर पिलाया गया और उसे मार दिया गया, तो सुकरात के समर्थन में लिखी है। और डायलॉग जो है वो है सोक्रेटिस एंड एक्यूजर के बीच में, यानी जिन्होंने उसे जहर पिलाया है और सुकरात का डायलॉग इसमें आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच्ड? इनमें से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग के अंदर है। WHO जेनेवा के अंदर है, ना कि लंदन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम के अंदर है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दो ही आपको बताने थे, ए एंड सी इज करेक्ट, ए एंड सी इज करेक्ट, बाकी के आपके गलत हो जाएंगे। ऑरेंज रिवॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन देखिए इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर, इसी पेपर के अंदर ये रिपीट हुआ है दूसरी बार। यूक्रेन, ऑरेंज रिवॉल्यूशन पहले पूछा गया था कि कब हुई। ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुई थी 2004-5 के अंदर। कहाँ पे हुई थी? यूक्रेन के अंदर। 3C फॉर्मूला वाज एसोसिएटेड विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अंडर। 3C का मतलब होता है कल्चर, कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। और ये 3C फॉर्मूला दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। रॉबर्ट डेहल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है? तो रॉबर्ट डेहल ने प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन की बात की है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात की है और कलेक्टिव एक्शन ओरिएंटेशन की बात की है, लेकिन लोक प्रबंध की बात इन्होंने नहीं की है। दैट्स मीन 1, 3, 4 सही है। Which of the following is true? The Election Commission of India conduct election of the State Assembly. बिल्कुल सही बात है, ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्शन को कंडक्ट करता है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी बॉडी इलेक्शन। तो जो स्टेट का होता है वो डेफिनेटली पंचायत और एमसी के लिए बना होता है। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन वुड बी फाइनल। बिल्कुल गलत है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको देखता है, ना कि इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिंग, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये भी सही है। दैट्स मीन ABD करेक्ट है, सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने कौन सी नहीं लिखी है? विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिखी है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन लिखी है, थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर भी लिखी है, लेकिन डिस्कोर्स ऑफ एजुकेशन ये रूसो की बुक है, जे रूसो की बुक है, ना कि वॉल्स्टनक्राफ्ट की। तो 4 यहां पे सही है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी इन इंडिया।
गांधी ने सबसे पहला आश्रम कौन सा बनाया है भारत के अंदर? देखिए, सबसे पहला आश्रम बनाया है फिनिक्स आश्रम, और आई थिंक ये लंदन के अंदर बनाया है 1904 के अंदर। अब भारत की यहाँ पे बात हो रही है तो इस क्वेश्चन को एक बार रीचेक करना जरूरी है, आपको चेक करना जरूरी है कि फर्स्ट आश्रम एग्जैक्टली क्या फिनिक्स ही है या कोई और। एंटीनेट ने जो आंसर दिया है वो दिया है फिनिक्स आश्रम, लेकिन ये लंदन में बनाया था जितना मुझे पता है 1904 के अंदर। भारत के अंदर कौन सा बनाया है वो आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। टैगोर एंड गांधी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन शांति निकेतन। शांति निकेतन में इनकी भेंट हुई थी। टैगोर एंड गांधी मेट फॉर फर्स्ट टाइम एट गुरुकुल। तो देखिए, दो में से एक ही सही हो सकता है, तो एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। शांति निकेतन सही है, गुरुकुल गलत है। दैट्स मीन एक सही है, दूसरा गलत है। 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग। सोशलिज्म स्टैंड फॉर इक्वालिटी। जो समाजवाद है इसका आशय समानता है, बिल्कुल सही बात है। समाजवाद के अंदर समानता के ऊपर फोकस किया जाता है। समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाजवाद के अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पर्सनल प्रॉपर्टी पूंजीवाद का यहाँ पे बिल्कुल उसे नकारा जाता है, तो ये तो गलत होगा। समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का अपनयन है, यानी कंपटीशन को खत्म करने की बात की जाती है, बिल्कुल सही है। समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का अपनयन है, बिल्कुल पूंजीवाद को खत्म करने की बात की गई है। दैट मीन ACD इज करेक्ट। बी यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। दैट्स मीन ACD। यहाँ पे बुक्स दी है और थिंकर दिए हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जॉन स्टुअर्ट मिल ने बुक लिखी है। आउटलाइन ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट्स हीगल की बुक है। द जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स और लेटर ऑन टॉलरेंस जॉन लॉक की बुक है। ए करेक्ट आंसर है। और इसी क्वेश्चन पेपर में ये आपने यहाँ पे देखा होगा लेटर ऑन टॉलरेंस, ये जॉन लॉक, तो ये यहाँ इसी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। Who wrote Neo-colonialism, The Last Stage of Capitalism? देखिए, इंपीरियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म की बात की थी लेनिन ने, लेकिन नियो कॉलोनियलिज्म लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म की बात की है एन क्रूमा ने। एन क्रूमा करेक्ट आंसर होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी है ड्वाइट वाल्डो ने। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर होता द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, तो वो बुक लिखी है वुड्रो विल्सन ने, लेकिन स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी है ड्वाइट वाल्डो ने। हु अमंग द फॉलोइंग envisages that liberal democracy as a political apparatus would ensure that the accountability of governor to the governed? यानी निम्नलिखित में से किसने ये विचार प्रस्तुत किया कि एक राजनीति उपस्कर के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा? ये जेरेमी बेंथम ने कहा है। Which of the following are correctly matched? इनमें से कौन सा सही तरीके से मिलान किया गया है? तो सबसे पहले देखिए ONGC विदेश, बिल्कुल ये जो ONGC है ये चीन सागर का है। आतंक के विरुद्ध युद्ध GCC, ये गल्फ का नहीं है, GCC का नहीं है। आतंक के विरुद्ध जो युद्ध है ये शुरू किया गया था अमेरिका के द्वारा। सैन्य शक्ति राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में ही होती है। द साइलेंट स्प्रिंग, ये बुक साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी है, ये केनेथ वोल्डिंग की बुक नहीं है। साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी है, दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है और ये भी कई बार रिपीट हुआ है। A and C करेक्ट आंसर इसका है। हाँ, साइलेंट स्प्रिंग रॉचेल कार्सन की बुक है, अभी दिमाग में आया। द साइलेंट स्प्रिंग रॉचेल कार्सन की बुक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कौन सा सही है? ही वॉज द डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल सही बात है, रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। इन 1893 ही प्रोसीडेड टू पार्टिसिपेट इन द शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यानी 1893 रिलीजन की जो एक पार्लियामेंट हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया। ही नेवर विजिटेड यूएसए, इन्होंने यूएसए विजिट किया है, ये गलत है। ही सेड दैट मैन इज नॉट हायर देन ऑल एनिमल, ये भी गलत है। इन्होंने कहा कि मनुष्य सभी प्राणियों में या फिर सभी जानवरों में सर्वोत्तम होता है। ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है, ना कि विवेकानंद ने। तो 1 और 2 ही सही है, ओनली A and B आर करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म के इनमें से कौन से सिद्धांत है? इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू डेवलप हिज ओन पर्सनैलिटी, यानी एक जो व्यक्ति होता है उसे अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए, विकास के लिए अधिकार होने चाहिए। मनुष्य तार्किक प्राणी है, इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए, ये भी उदारवाद का विचार है। समाज बहुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, बहुलवाद की भी उदारवाद ने बात की है। यह संविधानवाद में विश्वास करता है, ये संविधानवाद में विश्वास करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में विश्वास करता है। A, B, D इसके करेक्ट आंसर होंगे। इकोफेमिनिज्म वाज स्पेशल फीचर ऑफ, इकोफेमिनिज्म इसमें से कौन सा है? तो सभी को पता है चिपको आंदोलन, क्योंकि महिलाओं ने ये शुरू किया था और ये पेड़ों से जुड़े थे, पेड़ों से चिपक गए थे ताकि उनको कोई काट ना पाए, तो ये इकोफेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या सही है? तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, व्यावहारिक भूमिका और प्रभाव पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह वर्ष 1963 में गठित हुआ, बिल्कुल 1963 में गठित हुआ। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह अमेरिकी राजनीति विज्ञान एसोसिएशन द्वारा वित्त पोषित था, बिल्कुल गलत बात। कैग अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय था और काफ़ी जो रिच लोग थे उन्होंने इसे वित्त पोषित किया था। FW रिक्स तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के अध्यक्ष थे और 1970 तक ये रहे। A, B, D करेक्ट, ओनली C इज इनकरेक्ट। Who among the following brought logical positivism in the study of policy making and relation of means and end? यानी प्रत्यक्षवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण में किसने लाया? हर्बर्ट साइमन ने। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर से रिपीट ये क्वेश्चन था। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आपको केयरफुली पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो पैराग्राफ को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप उसके आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे इसके आंसर देने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको समझने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो वैसे तो इसके आंसर यहाँ पे मैंने दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टिक किए हुए आंसर भी आपको मिल जाएंगे और आप अच्छे से इसको एक बार सॉल्व कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पैराग्राफ के मिल जाएंगे और आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं एनालिसिस की कि आखिर क्वेश्चन पेपर कैसा था, इजी था, टफ था या मॉडरेट था। देखिए क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट 60-40 की रेशो में है, 60-40 की रेशो में, जहाँ पे 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे, और 40 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपके फैक्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। 60 कॉन्सेप्ट 40 फैक्ट, ये इसकी रेशो थी। इसकी अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, ना तो ये ज़्यादा टफ था ना ही ज़्यादा इजी था, ठीक है।
टफ तो आप इसको नहीं कह सकते हैं, ना ही उतना ज़्यादा ईजी था ना ही उतना ज़्यादा टफ था, मतलब इसको आप कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, केवल 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जिनको टफ कहा जा सकता है। तो अब मैं बात करूं कि मेरिट कितने जाने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट से थोड़ा इजी था, तो इस बार मेरिट पिछले बार की अपेक्षा 2% से 3% ऊपर जाने की उम्मीद है हर कैटेगरी के अंदर। तो पिछले बार की एक बार आप मेरिट देख लीजिए। मेरिट देखने के बाद आप ये मान के चलिए, अगर पिछली बार मेरिट 55 गई थी तो इस बार 57 से 58 जाने की उम्मीद है। अगर पिछली बार जेआरएफ की मेरिट 65 गई थी तो 67 से 70 के बीच इस बार मेरिट जा सकती है। तो ये था पूरा एनालिसिस। अब मैं बात करूं कि कहाँ से ये क्वेश्चन आए थे, क्या आपने स्टडी करना है। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो 5000 क्वेश्चन है उसको आप स्टडी कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। 5000 क्वेश्चन से आपको गारंटी देता हूँ कम से कम आपके 60 से 65 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक बुकलेट से बनते हैं। सिर्फ 250 पेजेस आपको पढ़ने, अच्छे से उसको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। वहाँ से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए 10 यूनिट्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो कोर्स मिल जाएगा। 9 यूनिट्स आपको नोट्स मिल जाएंगे। सारा का सारा मटेरियल आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आपको क्वालिटी एंड फैक्ट्स पे मिल जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नोट्स बनाए हैं कम से कम 4 से 5 किताबों को एक ही यूनिट के लिए 4 से 5 किताबें यानी 40 से 50 किताबों को रेफ़र करके ये नोट्स बनाए गए हैं, यानी आपको बहुत अच्छा मटेरियल उसमें मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।